यह चेहरा आपने हाल ही में बहुत सी रीलों में देखा होगा। एक मासूम सी दिखने वाली यह लड़की, इस लड़की का नाम नेहा होता है, जो अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक नई फैमिली में उसे जाना होता है, एक राजकुमार जैसा पति मिल रहा था, क्योंकि यही सपना उसने बचपन से देखा होता है। लेकिन नेहा नहीं जानती थी कि जिस घर में वह ब्याह कर जा रही है, वह घर नहीं, एक ऐसा नर्क है जहां उसका दम घुटेगा और उस नर्क में वह 5 महीने भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इस पूरे हादसे की शुरुआत होती है पंजाब के रोपड़ यानी रूपनगर जिले के अनंतपुर साहिब से, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था और उसी परिवार की आंखों का तारा थी उनकी बेटी नेहा। नेहा बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाली, समझदार और बेहद चंचल बच्ची होती है। एक ऐसी लड़की जिसे गांव का हर इंसान अपनी बेटी मानता था और उसी तरह उसे स्नेह भी देता था। उसे देखकर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन इस लड़की की यही मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। नेहा वैसे तो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन जैसे ही वह 18 साल की होती है, उसमें एक अलग ही जिज्ञासा जागती है। उसे सिख धर्म के सिद्धांत, जीवन शैली और विचारधारा ने गहराई से आकर्षित करना शुरू कर दिया होता है और धीरे धीरे उसका लगाव इतना बढ़ जाता है कि उसने सिख धर्म को न सिर्फ समझना शुरू किया, बल्कि दिल से अपनाने का मन भी बना लेती है। शुरुआत में उसके परिवार को थोड़ा संकोच होता है, लेकिन जब उन्होंने नेहा की आस्था और सच्ची श्रद्धा देखी तो उन्होंने भी यह सोचकर उसे अनुमति दे दी कि सिख और हिंदू अलग थोड़े ही हैं, बल्कि सिख तो हमारे ही घर से निकला एक पंथ है। और फिर नेहा ने अमृत ग्रहण किया, जो सिख धर्म में पूरी तरह समर्पित होने की एक पवित्र प्रक्रिया होती है। जैसे ही नेहा की उम्र 23 साल हुई, उसके माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया होता है। लेकिन नेहा आजकल की लड़कियों से कुछ अलग होती है। जहां आज की पीढ़ी अपने फैसले खुद लेना चाहती है, वहीं नेहा उन चंद बेटियों में से थी जो अपने माँ बाप की बात को ही अपनी मर्जी मानती थी। उसे भरोसा था कि उसके लिए जो भी अच्छा होगा उसके माता पिता ही चुनेंगे। नेहा ने कभी जिद नहीं की, न अपनी कोई पसंद थोपने की कोशिश करती है। बस इतना कहा कि मुझे वही करना है जो आपको ठीक लगे। और फिर एक दिन नेहा के परिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के रामपुर गांव से एक रिश्ता मिला। वहां एक परिवार होता है जिनका बेटा संजीव कुमार था। संजीव सेना में नौकरी करता था, सरकारी नौकरी थी, वो भी अफसर पद पर। जैसे ही नेहा के परिवार ने संजीव के बारे में सुना, उन्हें लगा जैसे उन्हें उनकी बेटी के लिए एक आदर्श जीवन साथी मिल गया हो। एक साधारण परिवार, सुलझा हुआ लड़का और सबसे बड़ी बात सरकारी नौकरी की होती है। फिर क्या था, बिना किसी देरी के नेहा के घर वालों ने उस परिवार से संपर्क किया और शादी की बातचीत शुरू हो जाती है। हर दूसरी लड़की की तरह नेहा भी अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके मन में कई सपने होते हैं, कई प्लान होते हैं, कैसे वे शादी करेंगे, क्या क्या खास होगा और शादी के बाद वे कैसी जिंदगी जिएगी। दरअसल नेहा ने तो एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना भी शुरू कर दी होती है। यह सब उसकी आंखों में साफ झलकता था। खासकर उस रात जो उसकी शादी की पहली रात थी, उस दिन नेहा बेहद खुश थी। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ इस बात का गवाह था कि यह लड़की दिल से कितनी साफ रही होगी। लेकिन नेहा को नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे यह समझ आ जाएगा कि सपनों की दुनिया और असल जिंदगी के बीच का फासला कभी कभी बहुत बड़ा और बहुत डरावना होता है। जैसे सब कुछ तय किया गया था, ठीक उसी के मुताबिक नवंबर 2024 में नेहा और संजीव की शादी हो जाती है। शादी के बाद पहला हफ्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा नेहा ने सोच रखा होता है। उसे लग रहा था कि उसके सपने सच होने लगे हैं, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता ही शादी को बीता होता है और फिर ससुराल वालों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेहा से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जाने लगा, इतना काम जितना शायद ये काम औरत भी ना झेल पाए। कई बार उसे ऐसे काम भी दिए जाते थे जो उसके लिए शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे या जिन्हें करना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। दिन भर उसे किचन में ही उलझा कर रखा जाता था और जैसे ही वह थोड़ी देर बैठने की कोशिश करती तो उसे कोई ना कोई नया काम दे दिया जाता। नेहा ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, उसने सब कुछ
सह लिया चुपचाप। वो नहीं चाहती थी कि शादी के 1 हफ्ते के भीतर ही वो अपने माँ बाप को परेशान करे। शायद वो यह भी नहीं चाहती थी कि संजीव को उसकी फैमिली के लिए शर्मिंदगी हो, क्योंकि तब तक संजीव इन सब में सीधे शामिल नहीं था। लेकिन जब यह सब कुछ हद से ज़्यादा बढ़ने लगा और नेहा के लिए सहना मुश्किल होने लगा तो उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से ये सब बातें कह डाली। नेहा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि कैसे उसे बेवजह काम करवाया जा रहा है, कैसे अपमानित किया जा रहा है और कैसे हर दिन उसके भीतर कुछ ना कुछ टूटता जा रहा है। लेकिन उसकी माँ, जिन्हें इस वक्त उसका सहारा बनना चाहिए था, उन्होंने ही वही कहा जो अक्सर इस समाज की माएँ कहा करती हैं, बेटा थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, नई जगह है, नए लोग हैं, थोड़ा वक्त लगता है, सब कुछ ठीक होने लगेगा। शादी कोई खेल नहीं होती, हर बात पर मायके नहीं भागा जाता है। नेहा चुप हो जाती है, उसे लगता है शायद माँ ठीक कह रही होगी, शायद यही सब शादी का हिस्सा होता है। उसे भी लगने लगा कि अगर वह थोड़ा और सब्र करेगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। नेहा अभी तक यह नहीं समझ पाई थी कि उसे जो बर्ताव मिल रहा है वह सामान्य नहीं था, वह एक संकेत था उस जहर का जो धीरे धीरे उसकी रगों में उतर रहा था। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और नेहा को पहली बार यह साफ साफ समझ में आने लगा कि मामला सिर्फ बर्ताव या काम काज तक सीमित नहीं है, क्योंकि उस दिन उसकी सास ने उसे ताने देने शुरू कर दिए होते हैं। सब शब्दों में कहा कि शादी में दहेज तो आया ही नहीं, न कार, न सोने की चैन और कैश भी ना के बराबर ही आया। नेहा यह सुनकर टूट सी जाती है, उसके लिए यह सब कल्पना से परे होता है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिन लोगों को अब अपना वह परिवार मान रही होती है वो उसे सौदेबाजी करेंगे। नेहा ने धीरे से कहा, मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो यह सब दे सके, लेकिन उसके इन शब्दों का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। उनकी आंखों में ना रिश्ते का लिहाज होता है, ना नेहा की मजबूरी का कोई कद्र। अब नेहा के सामने एक ही रास्ता बचा था, संजीव। उसे लगा कि संजीव को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि वो उसका पति है, शायद वह समझे, शायद वह साथ खड़ा हो जाए। लेकिन जब नेहा ने हिम्मत करके संजीव से सब कुछ या बातें बताई तो जिस भरोसे के साथ उसने बातें की होती हैं वो भरोसा उसी पल चकनाचूर हो जाता है। संजीव ने भी अपने माँ बाप की तरफदारी की, उल्टा उसने भी नेहा से अलग अलग चीज़ें मांगनी शुरू कर दी होती है। अब नेहा अकेली हो जाती है एक ऐसे घर में जहाँ उसके साथ सिर्फ रिश्ता होता है लेकिन कोई अपना नहीं था। शादी को अब 2 महीने हो चुके होते हैं। जब ससुराल वालों को यह समझ आया कि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो उन्होंने नेहा को मारना पीटना भी शुरू कर दिया होता है। सबसे ज़्यादा दुख तो तब हुआ जब नेहा का खुद पति संजीव ही उसे मारने लगता है। जिसके लिए नेहा ने अपना घर छोड़ा होता है वही अब उसे नीचा दिखाने और तकलीफ देने लगता है। संजीव कहता था, जब भी मैं घर आऊं, चाहे रात के 2 बजे या 3, तो किचन में होनी चाहिए, मेरे लिए ताज़ा खाना तैयार होना चाहिए। नेहा को हर वक्त किचन में रखा जाता, वो दिन भर घर का काम करती और जब कभी थोड़ा बैठती तो फिर कोई नया काम दे दिया जाता। अब नेहा को लगने लगा था कि शायद यही उसकी किस्मत है। उसने बोलना छोड़ दिया था, शिकायत करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी कुछ कहना बंद कर दिया होता है। दरअसल 19 अप्रैल 2025 की रात करीब 8:45 पर नेहा के माता पिता को एक फ़ोन कॉल किया जाता है, लेकिन कॉल ससुराल वालों का नहीं था बल्कि पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स का था। उसने सीधी बात कही, नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जितनी जल्दी हो सके नालागढ़ पहुँचिए। यह सुनते ही नेहा का परिवार घबरा जाता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बस उसी वक्त रात में ही घर से निकल पड़ते हैं। जब वो लोग नेहा के ससुराल पहुँचे तो जो देखा उससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और यहीं से एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगती है जो एक बेटी के साथ हुए जुल्म की गवाही देने वाली थी। जैसे ही नेहा के परिवार वाले उसके ससुराल पहुंचे तो
उन्होंने देखा कि नेहा अपने कमरे में अपने ही बेड पर बेसुध पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह थी कि वहाँ उसके पास कोई नहीं होता। उसके ससुराल के लोग दूसरे कमरे में बैठे थे, जिससे कुछ हुआ ही नहीं है। यह देखकर नेहा की फैमिली बहुत घबरा गई और नेहा को तुरंत रूपनगर के एक अस्पताल में ले गए। संजीव भी उस वक्त उनके साथ चला गया। अस्पताल में नेहा को शुरुआती इलाज दिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसका हालत बहुत ही गंभीर है और उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना होगा। यहीं पर संजीव ने भी साथ छोड़ दिया होता है। वो वापस चला जाता है, लेकिन नेहा की फैमिली ने उसका साथ नहीं छोड़ा। नेहा को लेकर तुरंत पीजीआई निकल पड़ते हैं। सुबह होते होते वो लोग पीजीआई चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और नेहा को भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नेहा ने बहुत ज़्यादा जहर कंज्यूम कर लिया है, इसीलिए उसे बचाना मुश्किल है। यह सुनकर नेहा के घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसके साथ ही नेहा के परिवार का सब्र टूट जाता है। उन्होंने ससुराल वालों पर सीधा आरोप लगाना शुरू कर दिया और बिना देर किए सोलन के पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि इस केस की कंप्लेंट दर्ज करा सके। शिकायत तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाती है, लेकिन जब पुलिस ने मामले को देखा तो उन्हें लगा कि अभी तक कोई मौत नहीं हुई है, तो मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है और शायद पुलिस को उस समय यही आसान लगा कि इसे यहीं पर शांत करा दिया जाए। उधर नेहा अकेली थी, एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी होती है और संजीव या उसके परिवार में से कोई भी उसके पास नहीं होता। एक लड़की जो मौत से लड़ रही होती है, उसके अपने भी उसे अकेला छोड़ चुके थे। खैर, उस वक्त मामला पुलिस की नज़रों से उतर गया होता है। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। नेहा ने अगले 5 दिन अस्पताल में बहुत मुश्किल से गुजारे, जैसे तैसे सांसें चल रही थी। लेकिन 25 अप्रैल 2025 की सुबह नेहा के परिवार को एक खबर मिलती है, जिससे उनका सब कुछ टूट सा जाता है। उन्हें बताया गया कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। वो लड़ाई जो वो इतने दिनों से लड़ रही थी, वह आखिरकार हार सी जाती है। नेहा की मौत की खबर मिलते ही उसका परिवार बुरी तरह टूट गया। घर के सबसे हंसती खेलती सबसे प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी, जिससे घर रोशन रहता था, अब उसी के जाने से सन्नाटा फैल गया होता है। और सबसे बड़ा दुख यह था कि शायद नेहा की इसमें कोई गलती भी नहीं होती है और अब पहली बार नेहा के माँ बाप खुद को ही दोष देने लगे थे। उन्हें बार बार याद आ रहा था कि जब नेहा जिंदा थी और धीरे धीरे टूट रही थी, तब उन्होंने उससे कहा था थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उसे समझाने की बजाय उसका साथ देना चाहिए था। अब जब बेटी चली गई थी, तब उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी होती है। काश यह सब उन्होंने पहले ही किया होता तो शायद नेहा आज जिंदा होती। एक बात और बता दे, नेहा ने यह जहर खुद नहीं लिया था, बल्कि उसे जबरदस्ती पिलाया गया होता है और वह इतनी बेरहमी से कि कोई हैवान भी उसे देखकर कांप जाए। जब यह खबर अनंतपुर साहिब पहुंची तो पूरा गांव सदमे में आ गया। हर कोई दुखी था और गुस्से में भी, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि दहेज की वजह से गांव की एक बेटी की जान चली गई है। नेहा के घर वालों ने साफ कहा, जिस तरह से इन्होंने नेहा को तंग किया, उसी के चलते उसने जहर लिया और दम तोड़ दिया। लेकिन अब तक कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। थक हार कर नेहा की फैमिली ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेहा की लाश को पीजीआई चंडीगढ़ के बाहर रख दिया और वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। कह दिया, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। मीडिया पहुंचकर दबाव बढ़ा, मीडिया पहुंचा, दबाव बढ़ने लगता है। तब जाकर सोलन पुलिस फिर से हरकत में आती है। नेहा के पति संजीव, उसकी मां, पिता और एक रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर, एक तरफ पुलिस ने संजीव के माँ बाप और रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया होता है, लेकिन अब इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए एक नई कहानी बनानी शुरू कर दी होती है। संजीव और उसके परिवार ने पुलिस से कहा, शादी के बाद से ही नेहा और हमारे बीच छोटी मोटी बहसें होती रहती थी। 19 तारीख को भी थोड़ी कहासुनी हो गई थी, जो ज़्यादा बढ़ गई। शायद इसी बात से परेशान होकर नेहा ने खुद जहर ले लिया होगा। इतना ही नहीं,
नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नेहा की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वह कहने लगे कि नेहा पहले भी कई बार जान देने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार हमने उसे बचा लिया होता है। इस बार दुर्भाग्यवश वो नहीं बच पाई, लेकिन इनका यह तर्क कितना सही होता है यह तो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर यह लोग नेहा को वाकई बचाना चाहते तो जब उसके माँ बाप को फ़ोन किया गया तो नेहा ऐसे अपने कमरे में बेसुध पड़ी नहीं मिलती, बल्कि अस्पताल में होती। नेहा के परिवार को वहां पहुंचने में करीब 4 घंटे लगे थे। अगर समय रहते इलाज होता तो शायद नेहा की जान बच भी सकती थी, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वो उसे बचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि मार देना चाहते थे। लेकिन जब नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सारी बातें साफ हो जाती है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नेहा के शरीर में करीब आधा लीटर जहर पाया गया। यह मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि किसी को बचाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा तब हुआ जब डॉक्टरों ने नेहा के शरीर पर पड़े चोट के निशान गिनाए। उसके गले पर, हाथों पर, मुंह पर और बाजुओं पर कई गहरे निशान होते हैं, जो साफ इशारा कर रहे थे कि यह जहर नेहा ने खुद नहीं लिया, बल्कि उसे जबरदस्ती पिलाया गया होता है। मतलब यह था कि नेहा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे मारा गया था। यह एक साफ साफ हत्या होती है। खैर, अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक केस नहीं है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हम अब भी पुरानी सोच में ही जकड़े हुए हैं? अगर हमारा बेटा या बेटी हमें यह कह रहा है कि वह उस रिश्ते में खुश नहीं है, तो हमें उसे चुप कराने के बजाय उसकी बात को सुनना चाहिए। हमें हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि जो सच है वो सामने आए। क्योंकि कई बार हम एडजस्ट कर लो कहकर अपने को ऐसे अकेले छोड़ देते हैं जहां से वह लौट कर कभी नहीं आते। नेहा अब नहीं रही, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हर उस लड़की की कहानी बन गया जो शादी को एक नया जीवन समझती है, लेकिन ससुराल उसे सजाए मौत में बदल देता है। सवाल सिर्फ संजीव या उसके परिवार का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है, जो आज भी दहेज को हक और लड़की को सौदा मानती है। और सबसे बड़ी बात, जब एक बेटी चुपचाप सह रही होती है, तो क्या सिर्फ इसीलिए कि वह कुछ नहीं कहती, हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि अगर आप नेहा के माता पिता की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं फिर से एक ऐसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।